कभी कभी खूबसूरती किसी भी इंसान के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसे ही होता है। दरअसल एक महिला कैदी जो लाहौर की जेल के अंदर बंद थी, और जब जब उसकी कोर्ट में तारीख होती थी तब तब उस महिला को उस वाहन में, जिस वाहन से कैदियों को लाते थे, ले जाते थे, आगे बिठाने की कोशिश करते थे। आगे बैठने वाले पुलिस वालों के पास अक्सर मोबाइल होते थे, और उस महिला की कोशिश रहती थी कि वो फ़ोन पर अपने परिवार वालों से, अपनों से बातचीत कर सके। लेकिन इसके बदले में जो उसे कीमत चुकानी पड़ती थी वो बहुत शर्मनाक होती थी। जब फ़ोन उस महिला के पास होता था तो वो अपनों से बात करती थी, और इसी बीच में कोई भी पुलिस वाला उस महिला के सीने में हाथ डालकर अश्लील हरकत करता था, तो कभी उसकी सलवार में हाथ डालकर अश्लील हरकत करता था। और यही अपना आप में बहुत बुरा था, भयानक था। लेकिन उस महिला को इससे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उसे जो वक्त मिला है, इस वक्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनों से बात करना चाहती थी। दरअसल वो महिला थी ही इतनी खूबसूरत कि उसके सामने चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या कैटरीना कैफ जैसी हीरोइन हो, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाया करती थी। जो एक बार उस महिला को देखता था बस जी भरकर देखने की कोशिश ही करता था। इसीलिए शायद होड़ मस्ती थी कि आज इस वाहन के साथ मैं जाऊंगा। ये कहानी जिसको मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी वाकई रोमांचक है, परेशान करने वाली है, और इस कहानी में जो होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। इस कहानी का भी अंत बहुत भयानक होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। दरअसल एक लड़का जिसका नाम होता है पुनीत नारंग। पुनीत नारंग अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे एक घड़ी बहुत पसंद आ रही है, मुझे पैसे चाहिए। जब पुनीत नारंग अपनी माँ से पैसे मांगता है तो माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे पास 100 से ज़्यादा घड़ियाँ हैं, अब फिर तुम्हें कोई घड़ी पसंद आ गई। कहता है, माँ पैसे दे दो, मुझे लेके आनी है। उम्र उसकी लगभग 14 या 15 साल के आसपास होगी, और वो घड़ी लेके आता है। माँ पूछती कितने रुपए की है? वो कहता है कि 2.5 लाख रुपए की है। अब 2.5 लाख रुपए जैसी उसके पास 100 से ज़्यादा घड़ियाँ थीं। किसी भी घड़ी की कीमत 1 लाख रुपए से कम थी ही नहीं। बात घड़ी की हो, बात पैंट की हो, बात शर्ट की हो, बात बेल्ट की हो, बात परफ्यूम की हो, या बात जूते की हो, उसके पास जो भी सामान होते थे बड़े बड़े ब्रांडेड होते थे। ये कह सकते हैं कि 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख रुपए से ज़्यादा के तो उसके पास कपड़े और ये उसकी जो बेसिक नीड्स थी वही थी। पापा उसके बजाज कंपनी में अच्छी नौकरी पर थे। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो उसकी ज़िंदगी चल रही है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। 15 साल की उम्र होती है, माँ अचानक से बीमार होती है, माँ की मौत हो जाती है। जैसे ही माँ की मौत होती है, वो लड़का कहीं ना कहीं अब अकेला रहने लगा, और उसके पिता ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी कर लेते हैं। शादी का 1 आध साल तो बहुत अच्छे से गुजरता है, लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी, वो सौतेली माँ इस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पहली जो माँ थी वो 2.5 लाख रुपए हो या 5 लाख रुपए हो, जितने भी पैसे हों उन्हें देने में कोई एतराज़ नहीं करती थी। लेकिन ये जो माँ थी, उस माँ को इसके खर्चे से एतराज़ होता था। 2-3 साल के बाद ही उस माँ ने कुछ घर में ऐसा तांडव मचाना शुरू कर दिया, बाप और माँ दोनों मिलकर उस लड़के को घर से निकाल देते हैं। वो अपना सामान बांधता है और यहाँ से सीधा चला जाता है दिल्ली के कुछ अलग इलाके में, और वहाँ जाने के बाद एक पोश इलाके में वो रहता था। अब पोश इलाके में रहते हुए एक मोबाइल की नेटवर्क कंपनी से जुड़ जाता है और वहाँ काम करना शुरू कर देता है। अच्छे पैसे मिलते थे, पढ़ा लिखा था, और अच्छे पैसे मिलने के बाद यहाँ से आता था, जाता था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उस पर किसी की नज़र थी, और उस पर नज़र थी यहाँ की रहने वाली एक बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया उसे आते और जाते देखती थी जब वो आता था, जाता था, क्योंकि लड़का भी बेइंतहा खूबसूरत था, और प्रिया की खूबसूरती के भी उस पॉश कॉलोनी में अक्सर चर्चे होते थे। प्रिया अपने पति से खुश नहीं थी, इसीलिए उस लड़के को वो चोरी से, चुपके से देखती थी। लेकिन 3 दिन से उस लड़के को उसने नहीं देखा तो वो परेशान हो जाती है, और जिस कमरे में, जिस घर में रहता था, वो महिला उसी घर में पहुंच जाती है। जब प्रिया उसका दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा खुलता नहीं है। बार बार उसके जब दरवाजे को नॉक करती है तब जाके दरवाज़ा खुलता है, और वो लड़का आता है, और वो बुखार से तप रहा था, परेशान था। वो महिला इसी बात को देखते हुए उसके पास रुकती है। घंटे 2 घंटे रुकने के बाद उसकी सेवा करती है, और सेवा करने के बाद ही वो लड़का ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर इस लड़की का, जिसका नाम प्रिया होता है, और उस लड़के का जिसका नाम पुनीत होता है,
प्रिया पुनीत से अक्सर मिलते थे, चोरी से, चुपके से। महिला शादीशुदा थी, उसका मन अपने पति में कम और इस पुनीत में ज़्यादा लगता था और सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ही चल रहा था। लेकिन यहाँ से मौका पाते ही ये यहाँ से लखनऊ की ओर रवाना हो जाते हैं। लड़की अपने पति को छोड़कर भाग जाती है और जब वो पति को छोड़कर भागती है तो जब लखनऊ रहते हैं, यहीं पर उनका रहना सहना सब शुरू हो जाता है। और जानकीपुरम में एक आर्य समाज मंदिर है, यहाँ पर आने के बाद वो शादी कर लेते हैं। उस शादीशुदा महिला के साथ रहना उसके लिए बिल्कुल ठीक ठाक था। उसकी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कमाने के जो ज़रिए थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके थे। उसने सारी सुख सुविधाओं का आनंद लिया था, महंगी महंगी घड़ियाँ बांधना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, जूते पहनना, परफ्यूम लगाना उसके लिए शौक़ था। लेकिन इस शौक़ को कैसे पूरा करे, इसलिए वो हर शनिवार, हर रविवार लखनऊ से दिल्ली जाया करता था। और वहाँ जाने के बाद दो ऐसे लड़कों के संपर्क में आता है जो लड़के उसको कार चुरा के दिया करते थे। वो बहुत ही आलीशान गाड़ियाँ होती थीं, बहुत ही लग्जरी गाड़ियाँ होती थीं। गाड़ी चुरा कर पुनीत को देते थे और पुनीत उन गाड़ियों को लेकर लखनऊ से पूर्वांचल की तरफ जाता था तो कभी नेपाल की तरफ जाता था और उन महंगी महंगी गाड़ियों को अच्छे अच्छे दामों में बेचने लगता था। उससे जो पैसे मिलते थे वो अपनी पत्नी प्रिया को देता था तो कभी उन लड़कों को देता था जो दिल्ली के अंदर उसे कार चुरा कर दिया करते थे। लेकिन कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उस लड़के को लेकर इतनी सजग थी कि जब जब वो स्टीयरिंग पे बैठता था किसी भी गाड़ी के, वो गाड़ी को गाड़ी नहीं बल्कि हवाई जहाज़ बना दिया करता था। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की शायद ताकत ही नहीं थी, दिल्ली पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पा रही थी। और पुलिस ने जब उसके पीछे लगती है तो पता चलता है कि वो लखनऊ में रहता है। इसलिए लखनऊ पुलिस से दिल्ली पुलिस संपर्क करती है और कहती है कि हमें इस लड़के को पकड़ना है, रंगे हाथों पकड़ना है। और एक दिन ऐसा ही आता है, जब वो दिल्ली में था, कार लेके निकल रहा है, तभी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और पुलिस कहती है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अब तक वो 85 लग्जरी गाड़ियां चुरा चुका था जिनकी कीमत करोड़ों में और लाखों में होती थी उस ज़माने में, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में वो गाड़ियाँ और भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जिस गाड़ी में बैठा था पुलिस ने उसको घेर लिया है और घेरने के बाद कहा कि हम तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन वो लड़का भागने लगता है और जब कार चला रहा था तो कार के चारों टायरों में गोली लग जाती है, लेकिन उसकी कार नहीं रुकती और रिम पर ही वो अपनी गाड़ी को वहाँ से लेके भाग जाता है। पुलिस के हाथ नहीं आता। अब तक उसकी जान पर लगभग 85 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इसलिए उसने सोचा कि यहाँ दिल्ली में रहना अब सेफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो दिल्ली में इस काम को वो पूरी तरह से छोड़ देता है और छोड़ने के बाद लखनऊ में आकर अपनी जगह बदलता रहता है। इसलिए कभी पुलिस के हाथ आता ही नहीं था। पुलिस लगातार इनपुट लेने की कोशिश कर रही थी, लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। अब पैसे ख़त्म हो रहे थे, करें तो क्या करें। तभी पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ और करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। इसी बीच में इस लड़के ने एक नया काम दिल्ली में, लखनऊ में रहते हुए शुरू कर दिया। यहाँ के अलग अलग सुनार जो होते हैं, ज्वेलर्स से होते हैं, बड़े बड़े ज्वेलर्स, उनको अब निशाना बनाना शुरू कर दिया। प्रिया को लेकर वो अक्सर सुनार की दुकान पर जाता था और वहाँ पर महंगे महंगे गहने खरीदने की बात करता था। महंगे महंगे गहने खरीदता था। आधे से ज़्यादा रकम वो नगद देता था और बाकी का पेमेंट वो चेक से देने की कोशिश करता था। सामने वाले पर कुछ इस तरह का प्रभाव जमाता था, अपने कपड़ों से, अपनी घड़ियों से, अपनी बातों से, पढ़ा लिखा जो था। और एक एक करके उसने 7 सुनारों पर कह सकते हैं डकैती डाल दी थी, क्योंकि उसने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उसने सोना चांदी वहाँ से खरीदता जरूर था, लेकिन उसके पैसे नहीं देता था। और लखनऊ के अंदर भी उस पर 7 नए मुकदमे जारी हो जाते हैं। 7 मुकदमे यहाँ के, 85 मुकदमे दिल्ली के। अब पुनीत नारंग का नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, एक बड़ा नाम हो जाता है। लेकिन अब सुनार भी यहाँ पर लखनऊ में पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं कि कोई ऐसा लड़का आएगा जो चेक देता है और चेक लेने वाले से हम कभी बात नहीं करेंगे। तो प्रिया और नारंग ने फैसला किया कि अब यहाँ से ये सब करना भी अब सुरक्षित नहीं है, अब चलते हैं सीधा कानपुर की तरफ। ये कानपुर की पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं और वहाँ जाकर एक नए सिरे से ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक ही इसको 20 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत पड़ती है। और सख्त ज़रूरत पड़ने के बाद लखनऊ के एक कारोबारी होते हैं जिनका नाम होता है सरबजीत सिंह गांधी। उनका बेटा होता है मनवीर उर्फ अर्जुन। मनवीर उर्फ अर्जुन, जिसकी उम्र अभी लगभग 12 या 13 साल के आसपास होती है, इस लड़के को ये लेकर सीधा कानपुर की तरफ पहुंच जाता है। और कानपुर की तरफ जाने के बाद एक कालपी जगह होती है और दूसरी है शुक्लागंज।
कभी कालपी से फ़ोन करता था और कभी शुक्लागंज से फ़ोन करता था। अगर दोनों की दूरी की हम बात करें तो लगभग 85.7 किलोमीटर ये होती है। ये अब से सन 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। उन दिनों ट्रैफिक भी इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। कार से उन दिनों जो दूरी होती थी वो 1 घंटा 48 मिनट में पूरी होती थी, लेकिन ये आधे ही समय में दूरी पूरी करता था, क्योंकि कार जो चलाता था बहुत ही फास्ट, बहुत तेज़ चलाता था। और पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि कालपी से फ़ोन करने वाला अलग है या शुक्लागंज से फ़ोन करने वाला अलग है। पुलिस को लगता था कि कई लोग हैं इस किडनैपिंग के अंदर, और किडनैपिंग की थी पुनीत नारंग ने। पुनीत नारंग अलग अलग फ़ोन से बातचीत करता था और इस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन हद तब हो जाती है जब उस बच्चे का जिसका इसने अपहरण किया था उसके घर पर फ़ोन करता था और कहता था कि मुझे 20 लाख रुपए की रकम मेरे खाते के अंदर डाल दीजिए, यदि तुमने पैसे नहीं डाले तो तुम्हारे बेटे के साथ कुकर्म करूँगा और कुकर्म करने के बाद तुम्हारे पास उसका वीडियो भेजूँगा। बाप की बात सुनकर डर जाया करता था, परेशान होता था। थाना अलीगंज लखनऊ के अंदर ये मुकदमा दर्ज था। पुलिस से लगातार कोशिश कर रहे थे, 12-13 दिन बीत जाते हैं, बेटे का कहीं पता नहीं चलता। लेकिन अचानक ही जो 3 नंबर होते हैं उस 3 नंबर पे एक लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आता है, और लैंडलाइन नंबर से जब फ़ोन आता है यही पुलिस के लिए एक रास्ता खुलने का द्वार बन जाता है। और यहीं से पता चलता है कि ये फ़ोन कानपुर से किया गया फ़ोन है, और उस फ़ोन में ये कहा जाता है कि आपने जो सीडी मंगाई थी, आपने जो कुछ गानों की फिल्मों की सीडियाँ मंगाई थी, उस हम देने के लिए गए, लेकिन वो कमरा जो वो घर है वो पूरी तरह से बंद है। तभी इधर से आवाज़ जाती है कि कमरा बंद नहीं है, बल्कि बाहर से ताला लगाया गया है, अंदर प्रिया मौजूद है, आप जो भी सामान है वो दरवाजे के नीचे से दे देना, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को लीड मिलती है, पुलिस इसी लीड के आधार पर उस दुकान पर पहुंचती है जिस दुकानदार ने लैंडलाइन नंबर से फ़ोन किया था, और 2 पुलिस वाले उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमें DDLG की CD दे दो और साथ ही कुछ BF दे दो। जब BF मांगते हैं, कहते हैं सब हम, अब दुकानदार साफ इनकार कर देता है, कैसी बात कर रहे हो, हम इस तरह की गंदी फिल्में नहीं रखते। वो कहते हैं कि आप हमारे लिए मना कर रहे हैं, लेकिन प्रिया नारंग को आप इस तरह की CD भी दे देते हैं, उसके जो हस्बैंड है पुनीत नारंग उसको भी CD देते हैं, हमसे क्या ऐतराज़ है। वो कहते हैं, यहीं पर जब पुलिस वाले उस दुकानदार से बात कर रहे थे तो जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। वो कहते हैं कि सर आपको शायद गलत फहमी है, वो वहाँ नहीं बल्कि इस इलाके में रहते हैं। और पुलिस वाले जो चाहते थे, उन्होंने जो एक चाल चली थी, उस चाल में दुकानदार फंस जाता है, और कुल मिलाकर उस जगह का एड्रेस मिल जाता है जिस जगह का एड्रेस चाहते थे। दिल्ली पुलिस हो या फिर लखनऊ की पुलिस हो, इस पुनीत नारंग और प्रिया नारंग को तलाश करने की लगातार कोशिश कर ही रही थी। उस CD वाले दुकानदार की वजह से वो असली एड्रेस मिल जाता है। और जब दोनों पुलिस वाले घर जाते हैं और घर जाने के बाद दरवाज़ा नॉक करते हैं, और नॉक करते ही एक महिला जब निकल के सामने आती है तो पुलिस वाले भी उस महिला को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो इतनी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती को लेकर वो वाकई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनके सामने शायद इतनी खूबसूरत महिला कभी आई नहीं थी। और इस महिला को देखते ही वो अंदर घर में जाते हैं, और जो बच्चा है अर्जुन, जिसका पूरा नाम मनवीर है, जिसका लखनऊ के अलीगंज के एक व्यापारी का बेटा है जिसका अपहरण हो चुका था, उसको देखते हैं तो उसका शरीर पूरा टेप से लिपटा हुआ था, और वो आराम से चल सकता था, घूम सकता था, लेकिन बैठ नहीं सकता था। उसके हाथ और मुंह तक पूरी तरह से टेप बंधा हुआ था ताकि वो भाग ना सके या हाथों का इस्तेमाल ना कर सके। पुलिस वालों ने उस बच्चे को भी कब्जे में ले लिया, और उस महिला ने कोई शोर नहीं किया, वो महिला बैठ जाती है। पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे कि अब पुनीत नारंग आएगा तब उसे उठा के ले जाएंगे, और यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर भी उस जगह पर पहुँच जाते हैं, कानपुर की उस इलाके में। उसे इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। पुलिस वाले अलग अलग भेष बदल कर खड़े हो जाते हैं कि अब पुनीत नारंग आएगा तो उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन पुनीत नारंग जब आता है तो कार से आता है, और वो पुलिस वाले क्योंकि दिल्ली भी आते जाते थे, दिल्ली की पुलिस वो कांटेक्ट में थी, तो दिल्ली की पुलिस ने कहा था कि जब जब वो किसी स्टीयरिंग पे बैठा होता है तो गाड़ी का स्टीयरिंग गाड़ी नहीं होती बल्कि वो हवाई जहाज बन जाता है, बहुत तेज़ी के साथ चलती है। उस पुलिस वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वो गाड़ी से आएगा तो उसे छेड़ना मत, जब तक गाड़ी से ना उतर जाए जब तक उसको ना पकड़ना। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि हम उसे पकड़ लेंगे, और जैसे ही पकड़ने की बात कर रहे थे वो 800 मारुति कार के अंदर बैठा होता है जिसकी कोई ज़्यादा विसात नहीं होती। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने उस छोटी सी कार को 800 मारुति को हवाई जहाज की तरह भगाना शुरू कर दिया। मिनट सेकंडों का किस्सा था, खेल था। पुलिस वालों ने उसे घेर रखा था,
एक पुलिस वाले के हाथ में पिस्टल थी, दूसरे में रिवॉल्वर लगी हुई थी और लगातार एक नहीं बल्कि 18 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। 18 राउंड गोलियों में से एक भी गोली उस कार को टच नहीं करती, छूती नहीं है। सामने से एक पुलिस वाला और है, उसके टायर में गोली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी गोली मिस हो जाती है और वो गाड़ी यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ भाग रही थी। तभी एक और पुलिस वाले ने अपनी सूमो कार से उसमें सामने से जब टक्कर मारता है तो टक्कर लगने के बाद पीछे उसके बस खड़ी हुई थी, बस और सूमो के बीच में जब गाड़ी आती है तब उस गाड़ी में पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जाती है, तब कहीं जाकर वो कंट्रोल में आता है, रुकता है। यहाँ पुलिस वाले जब उसको गोली मारने की कोशिश कर रहे थे, उसका एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तभी चारों तरफ से वो देखते हैं तो बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। इस दृश्य को देख रहे थे, बहुत से लोग समझ रहे थे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि पुनीत नारंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया था। वो पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद जेल जाता है। जो बच्चा जिसका अपहरण हुआ था वो बच्चा भी अपना सकुशल अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। थाना अलीगंज लखनऊ में ये मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज देते हैं। कुछ ही समय तक ये जेल में रहता है और मौका पाते यहाँ से जेल से भाग जाता है। जब भाग जाता है एक बार फिर पुलिस इसको कब्जे में लेने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ नहीं आता और पुलिस वालों पर उल्टा ये फायरिंग कर देता है। पुलिस वाले अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और जवाबी फायरिंग में जब इसे गोली मारते हैं तो ये गोली लग जाती है। पुनीत नारंग का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन जो प्रिया नारंग होती है, प्रिया नारंग आज भी सलाखों के पीछे है। उसकी खूबसूरती के चर्चे आज भी हैं। जब जब वो कोर्ट जाती थी तब कोई भी पुलिस वाला उसके बराबर में बैठने की ख्वाहिश रखता था। उसे फ़ोन पे बात कराने के लालच में उसके शरीर को टच करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती थी, बताते हैं कि ऐश्वर्या राय से भी कहीं ज़्यादा थी। अब तो लगभग उसकी एज 48 साल या 50 साल के आसपास हो चुकी है। अब कोई उसके पास में बैठना चाहता है, नहीं बैठना चाहता है, इसका तो पता नहीं। लेकिन वो महिला आज भी सलाखों के पीछे है और अपने किए पर पछतावा होता है। अपने पति को छोड़कर जिस तरह से उसने पुनीत के साथ एक नई ज़िंदगी जी थी, तो शायद उसे लगता है कि ज़िंदगी में उसके जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।